एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.314 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 5.314 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, आपसे पूछा गया है। तो ध्वनि के बारे में आपको याद रखना है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। सबसे पहली चीज तो ये आप याद कर लीजिए कि जो ध्वनि है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये फैक्ट तो आप याद कर लीजिएगा। तथा ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही है। चाहे वह माध्यम ठोस हो सकता है, वह माध्यम तरल हो सकता है, चाहे वह माध्यम गैस हो सकता है। इन तीनों में से किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि के संचरण के लिए। अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा, अगर माध्यम निर्वात होगा या वैक्यूम होगा, तो ध्वनि जो है संचरण नहीं कर पाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात, यानी कि वैक्यूम में जो ध्वनि है वह नहीं चल सकती है, संचरण नहीं कर सकती। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आप याद कर लीजिएगा कि जो ध्वनि है इसकी गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की जो गति है सर्वाधिक सॉलिड में, यानी कि ठोस पदार्थों में जो ध्वनि की गति है वह सबसे अधिक होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ध्वनि होती है उसकी सर्वाधिक गति किसमें होती है? तो ठोस पदार्थों में ध्वनि की जो है सर्वाधिक गति होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था, इसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। पदार्थ की जो पांचवी अवस्था उसको बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना में सहयोग किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो आप याद कर लीजिएगा, यह जो पदार्थ है इस पदार्थ की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। इसी कारण से इस पदार्थ का नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो सत्येंद्र नाथ बोस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो गाड़ियों में जो है उनकी दूरी को मापने के लिए जो है गाड़ियों के द्वारा जो डिस्टेंस तय की जाती है, आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका दूरी राइट आंसर हो जाएगा। तो दूरी यानी कि आपका बी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। दूरी को मापने के लिए जो है ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है तथा गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है गाड़ियों में। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया कि सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है इसके मूल्य की जो खोज है किसके द्वारा करी गई थी? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। आप नाम याद कर लीजिएगा, हेनरी कैवेंडिश नामक जो वैज्ञानिक हैं इन्हीं के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक स्थिरांक है, जो कांस्टेंट है, उसकी खोज करी गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनका नाम इस प्रकार से शुद्ध लिखाएगा कैवेंडिश, आप याद कर लीजिएगा कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, कांस्टेंट को हम स्थिरांक कहते हैं, तो इसकी जो है खोज करी गई थी। तो ये नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। भार का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है भार का एसआई मात्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन जो है भार का एसआई इकाई होता है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होगा इसमें से? तो जो 1 नैनोमीटर है इसमें कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। यहाँ पे मीटर छूट गया है तो इस प्रकार से लिखाएगा 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो 1 नैनोमीटर होता है उसमें कितना होता है? तो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश की इकाई यहाँ पे पूछी गई है कि क्या होती है विद्युत आवेश की इकाई। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्युत आवेश है उसकी इकाई क्या हो जाएगी? कूलाम हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा,
कूलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीटर का जो उपयोग है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? ध्वनि जो है क्या, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि ध्वनि क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो ध्वनि है यह होती है आपकी यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है ध्वनि तरंगे। आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्वनि तरंगों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले प्रश्न में। फिर से यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। लेकिन जो ध्वनि तरंगे हैं ये निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो है गमन यानी कि संचरण नहीं कर सकती हैं, तथा ध्वनि तरंगों की जो सबसे अत्यधिक गति है, सर्वाधिक गति है, वह ठोस पदार्थों में होती है। फैक्ट आप याद रखिएगा, ठोस पदार्थों में जो ध्वनि है उसकी गति सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गति का जो दूसरा समीकरण है किसके बीच संबंध को दर्शाता है? आपसे पूछा गया है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है यह स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थान और समय, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। कैलोरीमीटर की सहायता से ताप के स्थानांतरण को मापा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? इसमें से वह कौन सा यंत्र मतलब उपकरण है जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल या बैटरी। आप याद रखिएगा, सेल या बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, टेम्परेचर पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस टेम्परेचर पर जल की जो भौतिक अवस्था वह लिक्विड होगी, यानी कि तरल होगी, यानी कि द्रव होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि द्रव या लिक्विड, इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, होगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।